हेलो दोस्तों, अपने YouTube पर क्लास चलेंगी और सभी भर्तियों की क्लासें यहाँ पर सिलेबस अकॉर्डिंग चलाएंगे। चाहे वो रीट हो, VSTC, पटवारी, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, पुलिस, सारी भर्तियों का सिलेबस यहाँ पर चला करेंगे। तो अभी मैंने एक पहला टॉपिक जो देखा है और उसको कराने का जो प्रयत्न कराने के लिए जो मैंने सोचा है वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, हर एग्जाम में प्रश्न आता है। कोई भी एग्जाम इसमें कॉमन चलता है और इससे एक प्रश्न जरूर निकलता है। अभी देखा सुरुई से कई प्रश्न निकलते कि अभी रीट पूछा कि सुरुई किस स्टेट में था, किस स्टेट को हस्तांतरित किया गया, घूम गए बच्चे, जबकि बम्बई स्टेट में था। उससे पहले गोकुल भाई भट्ट वहाँ के कहाँ से थे, उनके गांव का नाम पूछ लिया। तो ये चीज़ें हमें सुरुई से मिलती। तो हम एकीकरण को प्रारंभ से अंत तक A to Z सब कुछ पढ़ेंगे और इसमें कुछ छोड़ेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को देखना कैसी लगती है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं अच्छी व और जितनी इम्पोर्टेंट मोस्ट वीडियो बनाने का प्रयत्न करूँगा। और आप देखेंगे कि मेरे वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न जिस भी आप एग्जाम में बैठेंगे वहाँ से आपको मिलेंगे। साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि वीडियो के साथ में आपको याद भी कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि भर मार आपको दे दिया और चल दी, ऐसा नहीं होगा। उसके साथ में जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ ट्रिक आपको याद कराने के लिए भी उसमें सरलता डाली जाएगी। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। कैसा लगता है वीडियो, उसका फीडबैक मुझे जरूर देना, जिससे कि मेरा एक आत्मविश्वास बढ़े और मैं भी YouTube पर आपको धमाकेदार वीडियो दे सकूं। देखिए, पूरा सिलेबस अपन YouTube पे कराएंगे, कोई ऐप वगैरह नहीं है, कहीं कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ YouTube पे और निःशुल्क, कोई उसको शुल्क देने की जरूरत नहीं। शिक्षा जो ज्ञान है वो निःशुल्क वितरित किया जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपकी एक फीस रहेगी और वो फीस ये रहेगी लाइक व सब्सक्राइब आप ये करेंगे वो मुझे मिल जाएगी और वो मिलेगी मैं आपको वीडियो बना के देता जाऊंगा। हर एक टॉपिक, अभी अपन राजस्थान के एकीकरण, राजस्थान के टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे 1857 की क्रांति है, वंश वगैरह हैं, कला संस्कृति के टॉपिक है, ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, इंडिया के राज हिस्ट्री के टॉपिक हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की सारी चीज़ें आपको यहाँ एक की ही यूट्यूब चैनल पे मुफ्त में मिलेंगी। आप बिल्कुल भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। ये जो सारे आपको स्रोत मिलेंगे, ये स्रोत नई अपडेट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पुराना ढर्रा चलता रहेगा या कुछ सीमित होगा। मैं आपको 360 डिग्री एंगल चारों तरफ से कवर करने का प्रयत्न करूंगा। फिर भी शिक्षा है, अथाह ज्ञान है, कुछ रह सकता भी है, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि इसमें से कुछ ही छोड़ूंगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ मैं बहुत बड़ा ब्रांडेड व्यक्ति हूँ कि टीचर हूँ, मुझे मेरे से कुछ रह नहीं सकता, रह सकता है, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन आपको मेरी कोशिश या प्रयत्न से आपको कुछ भी छोड़ने का प्रयत्न नहीं करूंगा। सब कुछ आपको ये कहूंगा कि सागर को गागर में उतारने का मैं प्रयत्न करूंगा। आपको मोटी मोटी किताब, मोटे मोटे बोझों से हटा करके बहुत छोटे से क्षेत्र में सारे फैक्टरों को ला करके मैं धर दूंगा। ये मेरा आपसे प्रयत्न है, बात अभी है, ये मानिए। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। अब हम रहते हैं राजस्थान में, राजस्थान हमारा राज्य है। अब इस राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब राजस्थान का एकीकरण कब से हुआ, तो देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय अंग्रेज यहां से गए थे। तो 1947 में हमारी राजस्थान की स्थिति क्या थी, हम उस बात को देखेंगे। तो देखिए, 1947 में, कब, 1947 में
47 में राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। 3 केंद्र शासित, सॉरी 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो 3 छोटे छोटे ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो हम 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश, और उसका नाम है अजमेर मेरवा। इन सभी को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान एक पूर्ण बना था। तो देखिए हम तीनों ठिकानों की चर्चा करेंगे। नीमराणा जो अलवर में उत्तर है, कुशलगढ़ दक्षिण में है, लावा उस समय जयपुर में था, वर्तमान टोंक में है। तो हम सभी की चर्चा 1900 रियासतों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी रियासतें थी और उनके आगे की अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए इन सभी को मिलाकर राजस्थान बनाया गया। राजस्थान इन सभी को मिलाने के बाद में बनाया गया। जब ये मिल गए तो राजस्थान का वर्तमान रूप, राजस्थान का निर्माण हो गया, राजस्थान आया समय। अब राजस्थान को बनाने में कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। कितने चरणों में? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में। समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा। अब इसको अपन याद कैसे करेंगे? देखिए 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, इसको आप यूं ले सकते हैं, 8 + 7 कितने होते हैं? 15, -1 करेंगे आप 14, या आप कर सकते हो 8 ले सकते हो। 7 को आपको डबल करना है, सॉरी ये नहीं, 7 को डबल करना है, 7 दूनी 14। अब 8 से प्लस मत करो, 7 से करो तो आपके ये 14 दिन आ जाएंगे। तो 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा। प्रारंभ कब से होता है? इसका प्रारंभ 18 मार्च 1948 से इसका स्टार्ट होता है। मत्स्य संघ का निर्माण होता है, तभी से उसको माना जाता है। मत्स्य संघ का जो गठन, मत्स्य संघ का जो निर्माण होता है भरतपुर के किले में होता है। 17 मार्च को होना होता था, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ के नेता जो जाट रियासत के खतरे में है, ऐसा नारा बुलंद किया जाता है और वहाँ सारे जाट हथियार लेकर स्थापित आ जाते हैं मैदान में। तो इसलिए उसको डिले करके और 18 मार्च से स्टार्ट होता है। तो कहीं 17-18 मिलता है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि 17 मार्च को होना था, लेकिन इस तरह की स्थिति होने के कारण, विवाद की समस्या होने के कारण 18 मार्च को कार्यभार स्टार्ट हुआ। तो बहुत लेट तक 17 मार्च को ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई। देश राज्य वहां के नेता थे उस समय। आगे बात करते हैं, इसका समापन कह सकते हैं या पूर्ण एकीकरण कब हुआ? पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को ये पूर्ण हुआ। तो ये पूरी प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर के 1 नवंबर 1956 तक की जो प्रक्रिया है, इसमें हमारा समय कितना निकल के आता है? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय हमें यहाँ पर सामने निकल कर आता है। ठीक है, तो ये 15 प्लस माइनस सिर्फ मैंने याद करने के लिए, वास्तविक इसमें कोई डेट में ये नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं। मैं आपन को याद क्या रखना है? 14। ठीक है, आगे अपन करते हैं, चलते हैं राजपूताना। अब देखिए राजस्थान तो आपको पता चल गया पूर्ण रूप से राजस्थान का एकीकरण राजस्थान कब बना? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन उससे पहले 1947 से पहले राजस्थान को क्या कहा जाता था? राजपूताना। अंग्रेजों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में राजस्थान को क्या लिखा? राजपूताना लिखा। मुगलों ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स में, वहां के इतिहासकारों ने, उनके लेखकों ने राजपूताना नाम से संबोधित किया। तो राजस्थान में अधिकतर राजाओं का ही शासन रहा। जब अंग्रेजों का शासन रहा तब भी राजाओं का वहां प्रभाव रहा, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैसे भी रहा, राजाओं का शासन राजस्थान पे रहा था। मुगलों के समय, मुसलमानों के समय भी राजस्थान पे राजा को ही प्रभाव ज्यादा रहा। बाकी आप दिल्ली या और क्षेत्र में देखेंगे तो वहां सीधा सीधा मुगलों का प्रभाव रहा, ये कह सकते हैं अंग्रेजों का सीधा प्रभाव रहा। वहीं तो राजा का इतना प्रभाव नहीं रह पाया। तो इस तरह हम राजस्थान को अधिकतर क्या बोला गया? राजपूताना के नाम से जाना गया था। अब देखिए उसमें कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। तो हम उन 19 रियासतों को
पढ़ेंगे और वो पहली रियासत लेंगे अपन अलवर से, क्योंकि जो पहला एकीकरण हुआ उसके मैं पहली 4 रियासतों को लूंगा। उसके बाद में जो दूसरे एकीकरण की मैं 9 रियासतों को आपको यहाँ से 5 से स्टार्ट करूंगा और यहाँ तक आपकी 9 रियासतें हो जाएंगी। तीसरा जो एकीकरण में उदयपुर आया तो उसकी 1 रियासत, चौथे एकीकरण में आपकी और 4 रियासतें आ गई थी, तो ये बीकानेर तक इन 4 रियासतों को अपन यहाँ समाहित करेंगे। इसके बाद में पांचवें एकीकरण चौथा हो गया, चौथे में करीबन 18 रियासतें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं इसमें। इसके बाद में हम देखते हैं 5वें चरण में वो मत्स्य संघ को जो पहली रियासत है वो इसमें सम्मिलित हो गया, अपन इसको आगे पढ़ने वाले हैं तब आएगा। और उसके बाद में छठे में सिरोही और सातवें में बचा कुचा देलवाड़ा वगैरह सारा कुछ इसमें समाहित होगा, सुनील टप्पा वगैरह, जिसकी अपन आगे चर्चा करने वाले। तो देखिए हम सभी रियासतों पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। देखिए 19 रियासतों में पहली रियासत कौन सी है? अलवर। अलवर के जस्ट बगल में कौन सी आएगी आपकी? भरतपुर। अलवर के जस्ट बगल में भिड़ा, दोनों की सीमा लगी हुई है आपस में, तो अलवर के जस्ट बगल में भरतपुर, और भरतपुर से लगी हुई किसकी सीमा है? धौलपुर व करौली की सीमा है। तो धौलपुर और करौली दोनों, तो ये चारों राज्यों की सीमाएं क्या हैं? बिल्कुल नजदीक हैं। तो इस तरह इन सबको मिलाकर के मत्स्य संघ बनाया गया था। तो हम देखते हैं 4 अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, तो 4 रियासतें हो गई। उसके बाद में अगली रियासतें आपके सामने टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, किशनगढ़, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, सिरोही। इसके बाद में हमें 3 ठिकाने मिलते हैं। नीमराणा जो अलवर में, अलवर के उत्तर में, हरियाणा के पास में। लावा आपकी उस समय जयपुर में था, प्रारंभ में जब बना था तब हुआ, तो भारत सरकार ने लावा ठिकाने को जयपुर में हस्तांतरित कर दिया था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में, या बांसवाड़ा के बिल्कुल दक्षिण में, गुजरात के पास में। तो दो, एक ठिकाना हरियाणा के बिल्कुल टच है और दूसरा गुजरात के बिल्कुल टच है, तो इसलिए जहां से हमारी कर्क रेखा भी निकलती है। तो ये ठिकाने हो गए। और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर व मेरवाड़, जहां अंग्रेजों का पूर्णता से शासन था। अब आप उससे आगे चलते हैं, इन ठिकानों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए ठिकानों के को समझने, इनको याद करने के लिए मैंने कुछ ट्रिकें बनाई हैं। आप उन ट्रिकों को आपको याद करना है और बड़ी आसान ट्रिक हैं। तो राजाओं के नाम पे किस ठिकाने से जुड़े हुए हैं उनको मैंने मिलाने का प्रयत्न किया है। तो देखिए पहला नाम है राव हरेंद्र सिंह, कहाँ के थे? कुशलगढ़ के थे। कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ था? आपकी बांसवाड़ा में। कौन सा ठिकाना है? सबसे बड़ा ठिकाना। कितना क्षेत्रफल था इसका? 340 वर्ग मील। तो 340 वर्ग मील क्या था? ये इनका क्षेत्रफल था। 340 वर्ग मील क्या था? ये क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल में ये रियासतें थी, सबसे बड़ा ठिकाना था। उसके बाद दूसरा राव राजेंद्र सिंह नीमराणा अलवर के थे, ठीक है, बीच की मध्य रियासत। सबसे छोटी रियासत के शासक लावा, और शासक का नाम है वंश प्रदीप सिंह लावा। सबसे छोटी रियासत और जयपुर में थी। कितने क्षेत्रफल था इसका? 20 वर्ग मील के क्षेत्र में। आपको याद हुआ? नहीं हुआ, इसके लिए मैंने टिक बना दिया आपको। देखिए नोट क्या लिखा है? हरा प्रदीप कुशल नीमला। हरा या आप कह सकते हैं हरा प्रदीप कुशल नीमला। हरा भी कह सकते हो या हरा कह सकते हो, याद करने के। या आप यूं भी कह सकते हो हरा वंश पी के आया है। हरा यानी कि हराने वाला। मुझे हरा ना, हरा बस नहीं हरा पाया, हरा नहीं हरा पाया, हरा बस पी के आया है। कुशल नीमला ये टिक है। आप नीमला, नीम की पत्ती आप जानते हो, और कुशल से कहा कुशल नीम लेके आओ, है ना। तो हरा मतलब पहले मुझे हरा बस नहीं हरा, पी के आया, इसलिए कहता है कि हरा, तो हरा बस पी के आया है। तो इस तरह आप जो भी आपको उचित लगे उस ट्रिक को आप याद कीजिए, 1-2 बार बोलने का प्रयत्न कीजिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। मैंने भी अभी ये ट्रिकें बनाई हैं, 1-2 बार याद किया, मुझे भी ये सारी ट्रिक याद हो गई। तो ये थोड़ी बड़ी है लेकिन आपको जल्दी याद होंगी। अब देखिए इससे आपको याद कैसे करना है, ट्रिक कैसे? आप है को लेना है पहले, है से हरेंद्र सिंह
हैसे क्या आएगा, यहाँ से ले सकते हैं हैसे हरेंद्र सिंह। और जब मैंने यहाँ का हरेंद्र सिंह लिया तो ये ट्रिक राजाओं की होगी और ये ट्रिक हो गई आपके एक ठिकानों की। ठीक है ये। तो देखिए हरा माने हरेंद्र सिंह, इधर को आपको कुशल मिलेगा, यहां से कुशल, कुशल से आपको लेना है कुशलगढ़, कुशल से क्या लेना है, कुशलगढ़ लेना है। इसके बाद में दूसरी है रा, रा से आएगा आपको राव राजेंद्र सिंह, रा से क्या याद रखना है, राव राजेंद्र सिंह, राव राजेंद्र सिंह। कहा दूसरा क्या आता है, नीम, ये क्या आ रहा है, नीम, नीम माने नीम राणा, नीम माने नीम राणा। उसके बाद में अगला प्रदीप, तो आप प्रदीप लेंगे, यहाँ पीके, पीके की जगह आपको क्या बोलना है, पी से प्रदीप भी मानना है, पी से क्या मानना है, प्रदीप ही मानना है। तो वन से प्रदीप, प्रदीप, पी से प्रदीप, और ला यहाँ पे और ला भी यहाँ पे, तो ला से लावा। तो देखिए बड़ी आसान ट्रिक है, आपको इसको थोड़ा समझना होगा कि हरा से हरेंद्र सिंह, रा से राजेंद्र सिंह, प्रदीप से वंश प्रदीप सिंह। अब हरेंद्र सिंह कहाँ के हैं, कुशलगढ़ के, हरेंद्र सिंह कहाँ के हैं, कुशलगढ़ के हैं। राजेंद्र सिंह कहाँ के हैं, राव राजेंद्र सिंह नीमराणा के, कहाँ के हैं, राजेंद्र सिंह नीमराणा के। प्रदीप सिंह कहाँ के हैं, लावा के, प्रदीप बस प्रदीप सिंह कहाँ के हैं, लावा के। इसी हम दूसरी ट्रिक की इस्तेमाल कर सकते हैं, है से हरेंद्र सिंह, है से हरेंद्र सिंह कहाँ के, कुशलगढ़ के, रा से राजेंद्र सिंह कहाँ के, नीमराणा के। ये आपका साइलेंट रहेगा, ये कैसा रहेगा आपका, साइलेंट रहेगा। ठीक है, पी, पीके, पीके मूवी, पीके दारू, पीके भी आप लगा सकते हैं जो पीते हैं ना, हो पीके, पी से लगाना प्रदीप सिंह, पी को कहां से, ला, पीला, है ना, तो पी से आपको प्रतिवर्ष प्रदीप सिंह कहां के हो गए, लावा के। क्योंकि उस समय जब पेपर में पूछते तो वह कंफ्यूज हो जाती, अरे राजेंद्र सिंह कहां के आए, क्योंकि अब टाइम ऐसा चल रहा है, अब सिरोही को छोड़ेंगे, इन जगह पा जाएंगे, हम यहाँ फिर भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक सभी इस पर जोर दे रहे हैं, तो एग्जामर अपना पैटर्न चेंज कर देगा और करता ही है, ये स्वाभाविक होता है। तो आपको ये याद रखना है। आगे अपन बढ़ते हैं, अंग्रेजों ने राजाओं की हैसियत, किस राजा की कितनी बड़ी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग, हैसियत के आधार पर तोपों, किनकी, तोपों की सलामी निश्चित की थी कि भाई ज्यादा बड़ा राजा उसकी ज्यादा तोहफे, जैसे कि उदयपुर बड़ी रियासत थी तो 19 तोपे, झालावाड़ सबसे नवीनतम छोटी अलग रियासत थी तो उसको 13 तोपों की सलामी, बाकी रियासतों को 15 और 17 तोपों की सलामी का अधिकार था। तो उनकी हैसियत के अकॉर्डिंग सलामी दी गई। उनमें से 2 रियासतें कैसी थी, कुशलगढ़ और शाहपुरा, जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, और ठिकाने छोटे थे तो उन्हें भी कोई तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो इसलिए अंग्रेजों ने भारतीय रियासत को 2 भागों में बांटा, सल्यूट स्टेट और नॉन सल्यूट स्टेट। जिन्हें तोपों की सलामी है वो सल्यूट स्टेट, उन्हें तोप चला के सलामी दी जाती थी, फला राजा जी रात, राजा धीराज महाराज पधार रहे हैं, दू 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 दू, तोहफे स्टार्ट। तो देखिए अपन देखते हैं अंग्रेजों की जो समय 2 प्रकार की रियासतें थी, एक तो थी सल्यूट स्टेट और एक थी नॉन सल्यूट स्टेट, है ना, सल्यूट स्टेट और नॉन सल्यूट स्टेट। ठीक है, तो सल्यूट उन्हें जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार था, और नॉन सल्यूट, नॉट सल्यूट, जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो 2 प्रकार की रियासतें हो गई, एक तो तोपों की सलामी, एक तोपों की सलामी नहीं। उनके राजा आएंगे तो कोई तोप नहीं चलेगी, आ जाओ नमस्कार जी बैठ जाओ, राम राम शाह कृष्णा बैठ जाओ, ये हुआ। और जब बड़ा राजा आएगा जिसकी तोपों की सलामी है उतनी तोपें चलेंगी। बड़ा राजा उदयपुर का है तो 19 तोपें चल के तड़ा 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 तड़ा, है ना। और उसके बाद में जैसे जयपुर के राजा आए और जोधपुर के आए, बीकानेर के, बड़ी बड़ी रियासत थी, तो 17 तोपों की सलामी थी, तड़ा तड़ा 17 तोपें चल गई उनकी, है ना। उनसे छोटे जैसे कि आप यहाँ 17 तोपों में देखेंगे अलवर, मतलब बगल की ज्यादा राज्य आ जाएंगे, अलवर हो गया आपके, धौलपुर हो गया, दक्षिण में चलेंगे आप राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, उधर को आप जैसलमेर। तो इनको क्या था, कम 15 तोपों की सलामी का अधिकार था बगल की रियासतों को, राजस्थान की, है ना। एक ट्रिक है, हम उससे याद से समझ सकते हैं। तो इस तरह इनको रियासतों का सबसे कम झालावाड़। तो आपको याद रखना है
तो देखिए 19 तोपों की सलामी का अधिकार किसे था? एक रियासत। 19 तोपों की सलामी किसे दी जाती थी? सिर्फ एक रियासत थी जिसे 19 तोपों की सलामी दी जाती थी, और एक ही रियासत थी जिसे 13 तोपों की सलामी दी जाती थी, है ना। बाद में कोटा की 1857 क्रांति पड़ेगी, यहां अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। 13 तोपों की सलामी उनको दी जाती थी। बाकी की ज्यादातर जो 15 रियासतें थीं उनको 17 तोपें और 15 तोपों की सलामी दी जाती। तो देखेंगे हम 17 तोपों की सलामी कितनी रियासतों को दी जाती थी? 8 रियासतों को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। इसमें कौन कौन सी हैं? पूर्व से स्टार्ट करेंगे, अधिकतर बड़ी रियासतें हैं, कुछ एक छोटी रियासत आपको इसमें मिलेंगे। देखिए पूर्व से लेंगे पूर्वी द्वार भरतपुर, और भरतपुर के जस्ट बगल से पहुंचेंगे हम करौली, इनको कितनी 17 तोपों की सलामी। इसके बाद बड़ा राज्य था उस समय जयपुर, जिसे 17 तोपों की सलामी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था जोधपुर, इसे भी 17 तोपों की सलामी थी। बीकानेर भी बड़ी रियासत थी, इसे भी 17 तोपों की सलामी थी। इसके बाद में हम एक मुस्लिम रियासत है थी हमारे यहाँ टोंक, इन्हें भी 17 तोपों की सलामी का अधिकार। और झालावाड़ यानी कि झाला हड़ौती की 2 क्षेत्र रियासतें बूंदी और कोटा, दोनों को भी 17 तोपों की सलामी का अधिकार था। 15 तोपों की सलामी किन्हें? 7 रियासतों को दी जाती थी। 15 तोपों की सलामी कितनी? 7 रियासतों को दी जाती थी। ये 7 रियासत थी अलवर और धौलपुर, दोनों पूर्व की रियासतें हैं, अलवर धौलपुर। पश्चिम में जाएंगे तो एक आपको जैसलमेर, सबसे अंत में सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिले की रियासतें, है ना। सबसे उत्तरी जिले की रियासत और सबसे दक्षिणी जिले की रियासत बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा के बगल में आपके प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बगल में आपके डूंगरपुर, और डूंगरपुर के पास उदयपुर को आप स्लैब्स करेंगे तो सिरोही। इन रियासतों को 15 तोपों की सलामी का अधिकार था, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है 17 तोपों की सलामी कहां से स्टार्ट करेंगे? पूर्वी, राजस्थान के पूर्वी द्वार से। पूर्वी द्वार कौन सा है? सिंह द्वार नहीं, अलवर है। सिंह द्वार से अब बात नहीं करें, पूर्वी द्वार। पूर्वी द्वार भरतपुर, भरतपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में जयपुर चल जाएंगे, जयपुर के बाद में उदयपुर चल जाएंगे, है ना। सॉरी उदयपुर, जोधपुर जाएंगे, हाँ जोधपुर, जोधपुर के बाद में बीकानेर जाएंगे। तो इस तरह हम फिर हड़ौती, टोंक, हड़ौती की 2 रियासतें कोटा, बूंदी और टोंक, इन 8 रियासतों को 17 तोपों की सलामी का अधिकार था, ठीक है। इसके बाद 15 तोपों की सलामी अपन पढ़ चुके हैं, अलवर हो गया, धौलपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही। 13 तोपों की सलामी एक रियासत ओनली झालावाड़, जिसको 13 तोपों की सलामी का अधिकार था, ठीक है। इन्हें क्या कहते थे? नॉन सल्यूट स्टेट, सल्यूट स्टेट, इन्हें क्या कहते हैं? सल्यूट स्टेट, इन्हें तोपों की सलामी का अधिकार था। अब पढ़ेंगे अपन नॉन सल्यूट, नॉट सल्यूट स्टेट। क्या पढ़ेंगे? नॉट सल्यूट स्टेट, इन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, ठीक है। तोपों की सलामी का इनको अधिकार नहीं दिया गया था। इनमें कौन सी आपकी एक रियासत किशनगढ़ और दूसरी सापगढ़, ये वो 19 रियासतों में समाहित हैं, लेकिन इन दोनों को तोप सलामी का अधिकार नहीं था, ठीक है। ठिकाने बात के 3, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा, 3 ठिकाने, इन्हें कोई तोप सलामी का अधिकार नहीं था। अब इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं आगे अपन रियासतों की। ये तो रेगिस्तान का बहुत सारा क्षेत्र है। रियासती सचिवालय, इस रियासती सचिवालय की जो स्थापना हुई, रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई? ये बात आपको याद रखनी, मोस्ट है, पूछा जाता है। 5 जुलाई 1947 को। कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को। अब देखिए हमारा देश आजाद कब हुआ? 15 अगस्त, अगस्त में हुआ। अगस्त से पहले क्या थी? जुलाई। 15 को हुआ, लेकिन रियासती सचिवालय की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। जिसका अध्यक्ष किसके बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं। कौन है वो? बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का था, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया। जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था, उसका एकीकरण किया, तो महाशक्ति बनाने में उनकी बहुत बड़ी योगदान था। इसी प्रकार भारत जो दुनिया का इतना बड़ा 7वें नंबर का देश है, इतना बड़ा बनाने में किनका योगदान था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का।
राजस्थान भारत में 565 रियासतें थीं। कितनी? 565, जिनमें से उन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले 562 रियासतों को अपने में मिला दिया था। उनको अपने राज्य कर लिया कि आप राजस्थान में भारत में मिलेंगे। मात्र 3 रियासतें रह गई थीं जो भारत में नहीं मिली थीं, जिनको प्रयोग बल से मिलाया गया। वो आगे अपन चर्चा करेंगे। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, जिनकी अलग समस्याएं थी। अब देखिए अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन था? बीपी मेनन। अब देखिए बीपी मेनन की पुस्तक को अधिकतर पूछ लिया जाता है और कई बार आ भी चुका, ये आए हुए प्रश्न इसलिए। तो इनकी पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। याद क्या करना है? द स्टोरी, आपको स्टोरी सुननी है। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत का नाम इंडिया, इंडियन स्टेट। तो द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट, सिंपल है। ठीक है, ये पुस्तक। अब इस रियासती विवाद में एक बात क्लियर की थी कि भारत में अंग्रेजों ने भी काफी उसमें योगदान था। उन्होंने एक नियम बनाया कि भारत में वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं, अपना अलग अस्तित्व बना सकती हैं, जिनकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख या उससे अधिक, और वार्षिक एक वर्ष की आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ रुपए वार्षिक आय होती है। वो रियासतें अपना अलग अस्तित्व बना सकती है या अपना अलग राज्य बना सकती है, अलग बना करके वो रह सकती है। अब ऐसी राजस्थान में कितनी रियासतें? मात्र 4 रियासतें थी, जिनके पास 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या थी, 1 करोड़ से ज्यादा आय थी, है ना, वार्षिक आय, और अपना अलग राज्य बनाकर चला सकती थी। उनमें कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और आपकी बीकानेर। तो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर 4 रियासतें ऐसी थी। तो कंडीशन में 4 रियासतें ऐसी, बाकी सभी रियासतों को एक दूसरे में विलय होना था। तो उन्होंने कहा कि जो छोटी रियासतें वो अपनी बड़ी जो रियासतें हैं उनमें मिल जाए, उनमें समाहित हो जाए, ऐसा कहा गया। तो इस सचिवालय का आदेश था। ठीक है,